हेलो एवरीवन, मैं पारुल चौहान। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें और सारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। कल हमने जहां से क्लास को छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी सभी लाइव आ जाइए। अभिषेक, हरीश, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। ठीक है, अरविंद जी हेलो। ओके, प्रद्युम्न, शैलेंद्र, गोलू, वैभव, भूपेंद्र, ईश्वर, सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं और बाकी सभी लोग भी क्लास से जुड़ जाएंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। और इस अपनी जो हमारा चैप्टर चल रहा है आज, जैसे आपका संविधान सभा का निर्माण है ना, यही चैप्टर चल रहा है ना, इसको आज मैं क्लोज करूंगी और अगला चैप्टर संविधान का निर्माण शुरू करूंगी, क्योंकि आज आपकी संविधान सभा बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। आपके पास एक ऑप्शन है कि जब मैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, कि जब मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड की तरफ, मेरा मतलब मैं इस तरफ खड़ी हुई हूँ और आप कमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगी। तो आप पेशेंस रखेंगे और कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले मैं ज़रूर पूछूंगी या पढ़ाने के बाद ज़रूर पूछूंगी कि क्या बच्चों समझ में आया, और अगर समझ में आएगा तो एक थम्स अप आपको करना है, उससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलेगा। कमेंट्स बहुत तेज़ी से चलते हैं, इसलिए कमेंट्स को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। और बच्चों, कल मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई थी, उम्मीद करती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली होंगी। और मैंने आपको बताया था कि कल मैं आपको कैबिनेट मिशन बताऊंगी और कैबिनेट मिशन किसने यहाँ पर बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बेटा साइंस का भी मुझे नहीं पता है, कल मैं आपको पता करके बता दूंगी। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है, तो उन बच्चों से ये मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं उससे भी स्लो पढ़ाऊंगी, जितना मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, उससे भी स्लो पढ़ाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना कि धीरे धीरे फिर स्पीड आप भी बढ़ाना और मैं भी, क्योंकि बच्चों फिर सिलेबस खत्म होने में दिक्कत होती है। जो स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है वैसे वो नॉर्मल स्पीड है, बट फिर भी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैं ये सब करूंगी। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उम्मीद करती हूँ वो सभी सेटिस्फाइड हों मेरी पढ़ाई को, पढ़ाने को लेकर और अपने सब्जेक्ट को लेकर। अगर पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पॉलिटी में आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और कल बच्चों हमने क्या पढ़ा था? कल हम मैम कैबिनेट मिशन को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे कल हम? कल हम कैबिनेट मिशन को पढ़ रहे थे। आप हमें कैबिनेट मिशन पढ़ा रही थी, है ना? कैबिनेट मिशन ये हम पढ़ रहे थे। और कैबिनेट मिशन किसने अनाउंस किया था? कैबिनेट मिशन को किसने अनाउंस किया था? तो क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैबिनेट मिशन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने की थी, मतलब किसने इस मिशन को अनाउंस किया था या किसने इस मिशन को बनाकर भारत में भेजा था। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनाउंस किया गया था, इसको ध्यान से सुनना। अनाउंस किया गया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसका नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम है इसका? क्लीमेंट एटली। और मैंने कल ही बताया था कि ये आपके नए प्रधानमंत्री बनते हैं और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, जो ब्रिटेन की संसद का एक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें जाते हैं। ठीक है, और वहां पर जाकर एक घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है ना? भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और ये इस तरह की घोषणा कहाँ कर रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में कर रहे हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग इनसे पूछते हैं, मतलब आपके ब्रिटेन के एमपी इनसे पूछते हैं कि भैया तुमने क्या किया है?
तो इन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने एक मिशन बनाया है। यानी इस मिशन की घोषणा किसने करी है? प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कर दी है मैम। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई। फिर दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा कि जब ये कैबिनेट मिशन आपका भारत में कहां पर आ रहा है? भारत में। तो भारत में ये भी आपका दिल्ली में ही आएगा और इसके आने की जो तिथि है वो 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1946 है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कहां पर आ रहा है? दिल्ली में आ रहा है। कितनी तारीख को आ रहा है? 24 तारीख को, 24 मार्च 1946 को आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखिए मेरी बात को। पेन चेंज कर दूं? ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन आएगा कि ये जो मिशन आया था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, ठीक है, यानी वायसराय ऑफ इंडिया, ये कौन था? क्या लिखेंगे? वायसराय ऑफ इंडिया। भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा भाई। ठीक है, कि भारत का वायसराय कौन था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो था यहाँ पर वेवेल, यानी कि अब भारत का वायसराय चेंज हो चुका है। आपके भारत का वायसराय परिवर्तित तो हो चुका है, इसको बदल दिया गया है। पहले कौन था? पहले कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पहले लिनलिथगो था, लेकिन अब जब ये मिशन आया है तो कौन है? तो कौन है? तो वेवेल है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, आगे हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो कैबिनेट मिशन है, पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, ठीक है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आंसर कर देना कि पैथिक लॉरेंस था मैम। कौन था? पैथिक लॉरेंस। और ये पैथिक लॉरेंस भारत सचिव भी था। भारत में ये सचिव का काम भी कर रहा था और ये इस मिशन में अध्यक्ष बनकर भी आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष बनकर कौन आया? पैथिक लॉरेंस यहां पर आया। मैम थोड़ा क्लियर लिखिए बेटा, हैंडराइटिंग तो ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैं भी कैमरे में देख पा रही हूं। चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन अगर हम बात करेंगे तो वो कौन था? पैथिक लॉरेंस था। और ये पैथिक लॉरेंस बच्चों भारत सचिव भी था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसमें अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य या हम कहें अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स, तो दो अन्य सदस्य इसके साथ आए थे, जिनमें से पहला था ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, एक मिनट, ए बी एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ठीक है, ये था इसमें। और दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष था, वो यहाँ पर सदस्य बनकर आया था। तो ए बी एलेक्जेंडर जो है वो यहाँ पर नौसेना मंत्री भी है ब्रिटेन में। नौसेना मंत्री इंग्लिश में बोलते हैं नेवी मिनिस्टर, नेवी मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन है? तो ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष,
चेयरमैन ऑफ द ट्रेड बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द ट्रेड बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द ट्रेड बोर्ड, ये आपका यहाँ पे ये ब्रिटेन में इन पदों पर थे। ये जो सदस्य आए थे ये ब्रिटेन की सरकार में इन पदों पर थे जिनका नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा है। जो बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो स्टार्टिंग से क्लास लें, तभी समझ में आएगा, बीच में से समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, एक कैबिनेट मिशन भारत में आया है, उद्देश्य भी लिखवाऊंगी इसका। और ये कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हैं, भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल है, और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया है। वायसराय कौन होता है? तो वायसराय अंग्रेजों की तरफ से भारत में काम कर रहा था। ठीक है, कि जो वायसराय है ये अंग्रेजों की तरफ से भारत में काम करता था, और ये जो भी काम करता था उसकी रिपोर्ट किसको देनी पड़ती थी? भारत सचिव को। तो ये आपका जो भारत सचिव है ये इस मिशन में क्या बन के आया है? ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस टाइम पे इस मिशन में अध्यक्ष बनकर आया है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस टाइम पे भारत में क्या बनकर आया है? भारत में कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बन के आया है। फिर इसमें 2 सदस्य इसके साथ आए थे, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो कैबिनेट मिशन है इसमें सदस्य कितने थे, और सदस्य में भी क्या कुल सदस्य कितने थे, तो हमेशा आपका आंसर 3 होगा। लेकिन अगर केवल बोलेगा कि अन्य सदस्य कितने थे, तो बच्चों अन्य सदस्य केवल 2 ही थे, जिसमें से एबी अलेक्जेंडर आपके ब्रिटेन में नौसेना मंत्री था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स यहाँ पे व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ये कहां पे है इन पदों पे? ब्रिटेन में। और भारत में क्या बन के आए हैं? भारत में कैबिनेट मिशन के सदस्य बनकर आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अलेक्जेंडर जो है, एबी अलेक्जेंडर, वो किस पद पर थे? तो नौसेना मंत्री के पद पर। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस पद पर था? तो बोल देना व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर। अब ये तीनों भारत में करने क्या आए हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा, कि ये तीनों भारत में क्या लिखने आए हैं, है ना? ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखो वो भी मैं बताऊंगी। अब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया है। ये जो मिशन है इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? आपने ये तो हमें बता दिया था कि जो क्रिप्स मिशन है उसका नाम इसलिए पड़ा क्रिप्स मिशन क्योंकि मैम क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना, इसलिए उसका नाम क्रिप्स मिशन था। लेकिन इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 व्यक्ति, ध्यान से सुनो, मैं अंडरलाइन कर रही हूं, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों व्यक्ति आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सदस्य हैं। इसके जो तीनों सदस्य हैं, ये जो 3 सदस्य हैं, तीनों सदस्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है, तीनों सदस्य उनके कैबिनेट के सदस्य हैं। तीनों सदस्य कैबिनेट के सदस्य हैं, तीनों, इसीलिए इसका नाम है कैबिनेट मिशन। मैम ये कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं? थोड़ा सा बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट के सदस्य कौन होते हैं। जैसे आपके यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं, जैसे आपके यहाँ पर होम मिनिस्टर, यानी कि अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री हैं,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तीनों के तीनों सदस्य किसके सदस्य हैं? कैबिनेट के सदस्य हैं। जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री के कैबिनेट होते हैं उसी तरीके से ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है। तो तीनों किसके सदस्य हैं? तीनों कैबिनेट के सदस्य हैं, तीनों के तीनों, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन है। जी, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन में था, लेकिन वहां पर ये अध्यक्ष था और यहां पर बच्चों ये सदस्य बनकर आया है। ठीक है, जो स्पीड मैंने मेंटेन रखी हुई है वही रहेगी। आप चाहे स्लो की कमेंट करो चाहे फास्ट की, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, आपके हिसाब से नहीं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, बिना ध्यान से पढ़े कुछ नहीं होगा। और जो ये कमेंट करेंगे, ठीक है, जो कमेंट करेंगे उनको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कमेंट पर ही रहेगा। जो बच्चा कमेंट नहीं करता है वही एग्जाम को क्वालिफाई करता है, और यही सच्चाई भी है। शायद आपको ये बुरी लगे। रविंद्र कह रहे हैं मैम 14 मार्च 1946, रविंद्र घोषणा की गई थी 14 मार्च 1946 को। मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया है, ये भारत में आने की डेट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इंडिया में क्या करने आए थे लिखवाती हूं, देखो अब ये समझ आ गया इसमें क्या क्या प्रश्न आएंगे। अभी रिवीजन भी करवा दूंगी, थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, तो आपके भारत में जैसे वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, आपके यहाँ पर जैसे आपके विदेश मंत्री होते हैं, तो ये सब कैबिनेट के सदस्य होते हैं। तो ये भी कैबिनेट के सदस्य हैं। जैसे आपके यहाँ पर भी नौसेना मंत्री हैं, तो यहाँ पर भी आपके नौसेना मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, ये क्यों भारत में आया है, उद्देश्य क्या है इसका, मोटो क्या है इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य इसके दो हैं। पहला लिखना अंतरिम सरकार का गठन, क्या करने आया है ये, अंतरिम सरकार का गठन, और बड़ा लिख देती हूं, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट पहला उद्देश्य है, फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर्म्ड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, आपका ये मिशन भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने आया है। और दूसरा, अभी समझा रही हूं, लिखने का मौका दें, दूसरा संविधान सभा का निर्माण, क्या करेगा, संविधान सभा का निर्माण। ये दो काम करने के लिए ये मिशन भारत में आया है, निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दो काम करने के लिए बच्चों ये मिशन भारत में आया है, ये मिशन भारत में आया है, और ये मिशन भारत में ये दो काम करने आया है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब ये दो काम करने आया है तो इसने एक योजना भी बनाई होगी, इसने इसके लिए क्या करी होगी, प्लानिंग की होगी। तो ये जो प्लानिंग है इसकी, इसको इसने कब पेश किया, इसने कब अपनी योजना को बताया, पेश इसने कब अपनी योजना को, ये प्रश्न आता है कि इसने अपनी जो प्लानिंग है, योजना है, इस योजना को कब पेश किया। तो योजना को पेश किया 16 मई 1946 को भारत में, 16 मई 1946 को भारत में, भारत में पता है ना कहां पर, दिल्ली में, भारत यानी कि दिल्ली में, क्योंकि बिना प्लान के तो कोई काम नहीं होता ना। हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं बच्चों, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पहले योजना होती है, प्लानिंग करी जाती है। तो ये आ कब गया है, आ तो मैम ये 24 मार्च को ही गया था, लेकिन प्लानिंग करने में इसे समय लग गया, इसलिए इसने प्लानिंग 16 मई 1946 को अपनी प्लानिंग यहां पर बताई। अब मुझे सबसे पहले इसका पहले उद्देश्य पे हम बात करते हैं, जो इसने लिखा है अंतरिम सरकार का गठन।
तो पहला उद्देश्य जो है उसको पूरा करवाएंगे हम, अंतरिम सरकार का गठन। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अंतरिम सरकार क्या है। अंतरिम सरकार, ध्यान रखना बच्चों, कहीं पर भी अंतरिम शब्द अगर लगा है तो इसका मतलब होता है अस्थाई सरकार। कैसी सरकार? अस्थाई सरकार। यानी कि अगर इंटरिम या अंतरिम शब्द कहीं पर भी जुड़ गया बच्चों, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वो चीज अस्थाई है। कैसी है? अस्थाई है। और आपकी ये जो कैबिनेट मिशन है, इसने कहा कि मैं एक अस्थाई सरकार बनाऊंगा। और ये सरकार कब तक काम करेगी? जब तक एक स्थायी सरकार नहीं बनेगी। स्थायी सरकार बनाने के लिए समय लगेगा, तो इन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर, कि तब तक आप लोग क्या करिए, आप लोग एक ऐसी सरकार बना लीजिए जो अस्थाई है। और स्थायी सरकार के जब तक स्थायी सरकार नहीं बनती तब तक यही सरकार के रूप में काम करेगी। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थाई सरकार, एक टेम्पररी गवर्नमेंट, मतलब जब तक स्थायी सरकार काम नहीं करेगी। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं और एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, तो जब प्रिंसिपल एब्सेंट हो जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन काम करने लग जाता है? वाइस प्रिंसिपल। तो सेम यहाँ पे कि जब तक स्थायी सरकार नहीं है तब तक अस्थायी सरकार काम कर लेगी, क्योंकि स्थायी सरकार बनाने में अभी समय लगेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब ये अंतरिम सरकार जो है ये कैसे बनती है? देखो, अंतरिम सरकार, सबसे पहले अंतरिम सरकार को बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निमंत्रण, इनविटेशन। तो ये प्रश्न आएगा कि ये इनविटेशन किसको दिया और इनविटेशन किसने दिया। ये दो प्रश्न यहां पर बनेंगे कि अंतरिम सरकार जो बनेगी इसका निमंत्रण कब गया? निमंत्रण गया 1 अगस्त 1946 को। और ये निमंत्रण किसको गया? निमंत्रण दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको निमंत्रण गया। और किसने भेजा? निमंत्रण लॉर्ड बेबेल ने। किसने निमंत्रण भेजा? बेबेल ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेबेल ने निमंत्रण भेजा, किस चीज के लिए? सरकार बनाने के लिए, कि भैया आ जाओ सरकार बना लेते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में जब निमंत्रण भेज दिया तो फिर घोषणा की गई, घोषणा, अनाउंसमेंट, की सरकार का गठन किया जाएगा। तो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हो गई थी? अनाउंसमेंट, घोषणा, लिख देना 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 में बेबेल ने घोषणा कर दी कि हम एक अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले बेबेल ने नेहरू को इनवाइट किया कि भैया आ जाओ। नेहरू कौन थे? आईएनसी के सदस्य थे। तो इन्होंने इनविटेशन दे दिया नेहरू जी को कि आइए और सरकार बना लेते हैं। और फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम एक सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम एक सरकार बनाने जा रहे हैं। किसने घोषणा कर दी? इसने, बेबेल ने। घोषणा किसने की है बच्चों? लिख देती हूं, बेबेल ने की है। बेबेल ने घोषणा की है। ठीक है, आगे। और बेबेल कौन है? अभी मैंने बताया, भारत का वायसराय। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इस अंतरिम सरकार में इसका गठन कब हुआ? गठन यानी कि ये फॉर्म्ड कब की गई थी? तो इसका गठन हो गया था बच्चों 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 में आपकी अंतरिम सरकार बन गई। मतलब ये अंतरिम सरकार एक अस्थाई सरकार है, लेकिन काम कैसे करेगी? एक सरकार की तरह, एक सरकार की तरह काम करेगी। और सरकार बनाने के लिए किसको बुलाया? नेहरू जी को बुलाया। कब बुलाया? 1 अगस्त 1946 को।
उसके बाद अनाउंसमेंट कब करी? 24 अगस्त 1946 को। और गठन कब हो गया? तो 2 सितंबर 1946 को मैम सरकार बन गई। फिर अगला प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि इस अंतरिम सरकार में, ये जो अंतरिम सरकार है, इसमें अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो अध्यक्ष अभी अंग्रेज ही रहेगा, बेबेल। कौन है? बेबेल को बनाया। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो मैम वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था और अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था। ये आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष बेबेल है और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इतना याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अंतरिम सरकार है, ये जो अस्थायी या अंतरिम सरकार है, इस सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें पूछा जाएगा कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स पूछा जाएगा। टोटल मेंबर्स, ये प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो बोल देना कि 15। यानी 15 सदस्यों से मिलकर क्या बनी थी? एक अस्थायी सरकार, जिसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार। और ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि सरकार नहीं है और सरकार की जरूरत है, और स्थायी सरकार बनाने में मैम टाइम लगने वाला था। जी, ये सब आपके आजाद होने से पहले की बातें हैं, क्योंकि 46 में ये सब हो रहा है। और देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी अस्थाई थी, स्थायी सरकार अभी नहीं बनेगी। स्थायी सरकार तो जब संविधान का निर्माण हो जाएगा, फिर आपके देश में इलेक्शन होंगे, तब जाकर एक स्थायी सरकार बनेगी। अभी तो अस्थायी सरकार ही काम करेगी। ठीक है, तो कुल सदस्य कितने थे? इसमें 15 थे। और अध्यक्ष कौन थे? बेबेल। उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक प्रश्न और बनेगा कि ये जो अंतरिम सरकार है, ये आपकी समाप्त कब हुई थी? इसका अंत कब हो गया था? समाप्त कह लो या अंत कह लो, या फिर हम कह सकते हैं कि एंड कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। कि कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। ये खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारा देश आजाद हुआ। और इस सरकार में ये जो 15 सदस्य हैं, इसमें किस किस के सदस्य शामिल हैं? ये जो 15 सदस्य हैं, इसमें कौन कौन है? तो इसमें आईएनसी और प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों के सदस्य हैं। मुस्लिम लीग और आईएनसी के सदस्यों से मिलकर क्या बन गई थी? अंतरिम सरकार बन गई थी। इन दोनों से मिलकर बनी थी ये सरकार, और इन दोनों के सदस्य इसमें थे। इसमें मुस्लिम लीग के कितने थे 15 में? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, और आईएनसी के बाकी जितने सदस्य बचे वो आईएनसी के थे। यानी अंतरिम सरकार बनाने के लिए 2 पार्टियां थी, एक आपकी आईएनसी और एक मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ में मिलकर एक अंतरिम सरकार बनी। और इस सरकार का अंत बच्चों 15 अगस्त 1947, यानी जिस दिन तुम्हारा देश आजाद हुआ, उस दिन इस सरकार का अंत हो गया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे बीच में से क्लास कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआती चीजें यहां पर लिंक हो रही हैं। इसलिए शुरू से क्लास करो, तभी चीजें समझ में आएंगी। ये जो बच्चे हैं ना यहाँ पर कि आईएनसी क्या है, ये वही बच्चे हैं जो शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे ध्यान से सुनना। आगे फिर से हम बात करेंगे। एम लीग का मतलब है मुस्लिम लीग, ये मैंने लिखा हुआ तो है। एम का मतलब है यहाँ पे मुस्लिम लीग। एम लीग का मतलब है मुस्लिम लीग, लिख लो इसको पूरा, मुस्लिम लीग। अब आगे पढ़ो। अगला उद्देश्य क्या है मैम? अगला उद्देश्य आपने देखो, मैं इसको अंडरलाइन करती हूं। अब अगला उद्देश्य है हमारी संविधान सभा को बनाना।
हमारे देश के लिए संविधान सभा बनाना इसका दूसरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को भी ये पूरा करेगा। जी, आईएनसी के 9 हो गए, एक आपका बेबेल अध्यक्ष हो गया, 5 आपके यहां पर मुस्लिम लीग के हो गए। ठीक है जी, बेबेल है ना, तो ये तो अंग्रेज है, बिल्कुल सही है। आगे देखो यहां पर, ठीक है, आगे देखिए यहां पर समाप्त, अंत की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो संविधान सभा है उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि संविधान सभा को क्या बनाना है, हमारे देश का संविधान, और इसको बनाना इसका उद्देश्य है। तो अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो संविधान सभा है इसका गठन कैसे होगा, तो इसने कहा कि इसका गठन जो होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। कैसे निर्वाचन होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो आपका इसका निर्वाचन तो होगा, लेकिन कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये अप्रत्यक्ष है तो जनता तो वोट नहीं करेगी, तो यहां पर मतदाता कौन होंगे, मतदाता, तो मतदाता यानी कि वोटर्स कौन होंगे, तो लिख देना प्रांतीय विधान सभाओं, प्रांतीय विधान सभाओं, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य होंगे। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य जिनको हम बोलते हैं एमएलएज, यानी कि आपके जो प्रांत हैं, आज प्रांतों को क्या बोलते हो तुम, आज प्रांतों को राज्य कहते हैं। आज तो राज्य जो होते थे वो पहले प्रांत बोले जाते थे। तो इन प्रांतों के जो एमएलए हैं वो किसका चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को। तो एक प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा का गठन किसके सदस्यों ने किया, तो संविधान सभा के सदस्यों का गठन, संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना, तो विधान सभा के सदस्यों ने। विधान सभा कहां पर है, तो मैम प्रांतों में। 11 प्रांत बताए थे, 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए थे, तो उन्हीं प्रांतों के एमएलए इनको चुनेंगे। और एमएलए का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहली क्लास में भी तुम्हें बताया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में लिखेंगे विधान सभा का सदस्य। विधान, एक मिनट, ये डेली डेली नहीं बताऊंगी मैं, पीछे की क्लासों का रिवीजन करना पड़ेगा आपको। विधान सभा का सदस्य, ठीक है, इसको बोलते हैं एमएलए, और इसको कुछ बच्चे विधायक के नाम से भी जानते होंगे कि विधायक। तो विधायक को कौन चुनता है, हम चुनते हैं। लेकिन विधायक की अगर हम बात करते हैं तो विधायक किसको चुन रहे हैं, अब संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ये जो सदस्य होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, इनका चुनाव करवाया जा रहा है। और इनका चुनाव कैसा हो रहा है, इनका चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष। कैसा हो रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। और अप्रत्यक्ष का मतलब कि जनता वोट नहीं करेगी। वोट कौन करेगा, प्रांतों के एमएलए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहां पे अगला बोल रहा है कि हमेशा जो चुनाव होते हैं ना, जो चुनाव होते हैं उनमें बोला गया कि एक प्रतिनिधि जो होगा, प्रतिनिधि कौन है तुम्हारा, एमएलए। कौन है प्रतिनिधि, एमएलए। कह रहा है एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। पूरा लिख लो, एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर होगा।
एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसीलिए ये निर्वाचन, विधायक, सांसद पहली ही क्लास में बताए थे। पहली क्लास से देखो तभी समझ में आएगा, बीच में से समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, तो एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो एक एमएलए है, वो एक एमएलए का वोट कितनी जनसंख्या के बराबर होगा? 10 लाख। यानी एक एमएलए 10 लाख की जनसंख्या को बताएगा कि एक एमएलए ने अगर वोट दिया है तो यह माना जाएगा कि 10 लाख लोगों ने वोट किया है। क्या बोलेंगे कि अगर एक एमएलए ने वोट किया है तो यह माना जाएगा कि उसने 10 लाख की जनसंख्या की तरफ से एक वोट किया है। तो एक एमएलए कितनी जनसंख्या पर होगा? सीधा प्रश्न आता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को डिफाइन करेगा? 10 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखो अगला। अब जब निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन हमेशा सीटों पर होते हैं। तो इसने बोला, कैबिनेट मिशन ने, कि 389 सीट निकली हैं। कितनी सीट निकली हैं? 389 सीट। अब यहां पे थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। मैम ये जो सीट्स निकाली गई हैं ये किस आधार पे निकली हैं? इनको निकालने का आधार क्या होता है? सीट निकालने का आधार क्या है? तो सीट हमेशा बेटा देश की जनसंख्या के आधार पर निकलती हैं। आधार क्या होता है सीट का? देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या। तो आपके उस टाइम पर पूरे देश की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, वो आपकी जो पूरे देश की जनसंख्या थी उसमें ये पता चला कि 389 सीटें ही निकल रही हैं। कैसे पता चला? कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर है, यानी एक एमएलए 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। और उस टाइम पे जो आपका जनसंख्या, ऐसे भी लिख सकते हो कि सीट निकालने का आधार, सीट निकालने का आधार जो होता है, सीट निकालने का आधार होता है जनसंख्या। देश की लिखना जरूरी नहीं है, केवल जनसंख्या, पॉपुलेशन लिख देना कि उस टाइम पे मैम केवल उतनी ही जनसंख्या थी। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाती हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बताओ जल्दी से, किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? देखो आप ही बताओगे, बताओ जल्दी से, किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो मैम हम कह देंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इसलिए वहां पे सीटें भी सबसे ज्यादा हैं। तो उस टाइम की जो जनसंख्या थी वो पूरे देश की जनसंख्या मिलाकर इतनी निकल रही थी कि 389 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि डिसाइड कर दिया कि एक एमएलए 10 लाख पर होगा। तो कितने एमएलए, कितनी सीटें निकल कर आई? 389। इस हिसाब से 389 सीटें हमेशा कौन निर्धारित करता है? जनसंख्या। कौन निर्धारित करता है? जनसंख्या। आगे चलते हैं, आगे हम यहां पे बात करते हैं आगे। तो यहां पे ये बोल दिया कि एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। ठीक है, आगे चलो। अब यहां पे सीटें डिसाइड हो गई। सीटें डिसाइड होने के बाद में क्या होना था? अब होगा सीटों का विभाजन। ठीक है, सीटों का विभाजन। तो सीटों का विभाजन कहां पर किया जाएगा? देश में। तो आज अगर सीटों का विभाजन करना होता है, ध्यान से सुनो, आज अगर सीटों का विभाजन करना है बच्चों तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। लेकिन उस समय केंद्र और आपके राज्य नहीं थे, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य नहीं थे। उस टाइम का आपका जो भारत है, उस टाइम का जो भारत है, इसमें एक तो हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत। क्या होते थे? ब्रिटिश प्रांत होते थे। दूसरे बच्चों चीफ कमिश्नरी प्रांत होते थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत।
उस टाइम पर, और तीसरे होते थे देसी रियासतें। इन तीनों से मिलकर तुम्हारा देश, जो तुम्हारा प्यारा देश है भारत, वो इन तीनों से मिलकर बना था। लेकिन आज क्या है? आज मैम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज जिनको आप राज्य कहते हैं, वर्तमान में आप इनको क्या कहते हैं? वर्तमान में इनको हम राज्य कहते हैं, और इनको वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश। और जो देसी रियासतें हैं वो तो खत्म हो गई, क्योंकि अब राजा महाराजा नहीं रहे मैम, तो ये खत्म हो गए। लेकिन इस टाइम का भारत कैसा है? इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है ना। तो अब ये क्या है? देखो, इन्होंने बोला कि टोटल सीटें कितनी थी, अभी बताई 389 है। तो 389 का विभाजन करो। अब ये जो विभाजन होगा ये भी किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। इसका भी आधार होगा जनसंख्या। जनसंख्या, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया यूपी, तो यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो यूपी में सीटें भी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में जिस राज्य की जनसंख्या सबसे कम, उसको सीटें भी सबसे कम। तो यहां पर भी विभाजन किस आधार पे हो रहा है? तो मैम ये हो रहा है जनसंख्या के आधार पे। अब सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निकली वो ब्रिटिश प्रांत की निकली। तो ब्रिटिश प्रांत को कितनी सीटें दे दी? 292 सीट यहां पर इसको दे दी कि भैया तुम्हारी जनसंख्या के हिसाब से, तुम्हारी जनसंख्या के हिसाब से 292 सीटें जा रही हैं। चीफ कमिश्नरी प्रांत, इनको कितनी सीटें दी गई? इनको दी गई 4 सीट। कितनी दी गई? 4 सीट। कुछ बच्चों ने लिख कर भी भेज रखा है। 4 सीट्स इनको दी गई, 4 सीट इनको दी गई, जिनमें से अगर हम बात करें तो 4 ही आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। एक का नाम है दिल्ली, 1 सीट इसको मिली। एक का नाम है बलूचिस्तान, उस टाइम पे ये भारत का ही भाग था, क्योंकि अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरा है आपका अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। और बच्चों आपका चौथा होगा कुर्ग। कुर्ग कहां पर है मैम? तो कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में पड़ता है। तो ये 4 थे आपके, और चारों को एक एक सीट ही मिल पाई, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी, तो एक एक सीट ही इनको मिली। फिर तीसरे हैं देसी रियासतें, यहां पे लिख सकते हो जहां राजा महाराजाओं का शासन था, जहां राजा महाराजाओं का शासन, उसको कहते थे हम देसी रियासतें। और इनकी जनसंख्या के हिसाब से इनको जो सीटें दी गई वो कितनी? तो देसी रियासतों को 93 सीट्स दी गई, 93 सीटें दे दी गई। अब आप जोड़ के देखो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे सीटें इस तरीके से बट गई। तो क्या हुआ विभाजन का आधार? जनसंख्या। अब सब काम हो गया, हो गया बहुत अच्छे से। सीटें भी बट गई कि इतने तुम्हारे यहां से आएंगे, इतने सदस्य तुम्हारे यहां से आएंगे और इतने तुम्हारे यहां से आएंगे। लेकिन अब दिक्कत होगी, और दिक्कत क्या होगी? दिक्कत करेंगे ये प्रिंसली स्टेट। ये जो देसी रियासतें हैं, ये देसी रियासतें क्या कहेंगी? ये जो 93 सीट्स हैं, एक मिनट, ये जो 93 सीट हैं, ये जो दी गई हैं, तो ध्यान रखना, नोट डालना है, नोट, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। लिखना निर्वाचन से पहले, निर्वाचन से पहले, पहले देसी रियासतों द्वारा, निर्वाचन से पहले देसी रियासतों द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार, देसी रियासतों द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार। बहिष्कार मतलब बायकॉट ऑफ द इलेक्शंस, निर्वाचन का बहिष्कार
कह दिया कि हम भाग ही नहीं लेंगे निर्वाचन में। क्या नहीं करेंगे? हमें निर्वाचन में भाग लेना ही नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें निर्वाचन में भाग नहीं लेना। देशी रियासतों द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार कर दिया, निर्वाचन का बहिष्कार। बाइकॉट ऑफ द इलेक्शन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, कि हमें क्या करना है? हमें भाग ही नहीं लेना, हम अलग रहना चाहते हैं इससे। अब इसने बाइकॉट करा तो इसका मतलब है मैम कि 93 सीट माइनस हो जाएंगी। और जैसे ही हम 389 माइनस 93 करेंगे तो कितनी सीटें? 296 बचेंगी, यानी कि 292 ये और 4 ये। तो अब इलेक्शन भी कितनी सीट पर होंगे? 296 सीटों पर निर्वाचन होंगे, 296 सीटों पर निर्वाचन। कि ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो हम 296 सीटों पर करवाएंगे, लेकिन संविधान सभा तो बनाएंगे, ये हम जरूर बनाएंगे और ये तो बनाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बोल दिया कि भैया अगर तुम्हें नहीं लेना भाग, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम निर्वाचन तो करवाएंगे। दशरथ जी, इससे ज्यादा स्लो अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी नींद आएगी और मुझे भी, क्योंकि इतना स्लो पढ़ाया जा रहा है कि इससे स्लो अब क्या ही पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, और आप अभी भी कह रहे हैं कि मैम और थोड़ा स्लो पढ़ाओ। और कितना स्लो पढ़ाऊं बच्चा, ये बताओ। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। अगर ध्यान से समझोगे तो फिर स्लो या फास्ट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सारा चीज है आपका कंसंट्रेशन, सारा चीज। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। धीरज कुमार जी फोकस करो बोर्ड पर। 46 चल रहा है अभी। अभी किसने बोल दिया 47 आ गया? आप भी पता नहीं कहां दिमाग है आप लोगों का। ठीक है, तो ये आपके 93 हम यहां से माइनस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब क्या होगा? अब होगा 296 सीटों पर निर्वाचन, 296 सीटों पर निर्वाचन। और ये जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन को कब करवाया जा रहा है? तो लिख देना जुलाई अगस्त 1946 में। किस मिशन के अनुसार? कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भैया संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ, तो हमेशा आंसर करना कैबिनेट मिशन। ध्यान से सुन लो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले किसने स्वीकार करी, तब आंसर रहेगा क्रिप्स मिशन। अभी लिखवा दूंगी, मैं तुम्हें लिखवा दूंगी सब। ठीक है, तो ये इलेक्शन कब हो रहे हैं? जुलाई अगस्त 1946 में। कितनी सीटों पर? 296 इलेक्शन हो गए। अब आपके निर्वाचन के पश्चात परिणाम की घोषणा, निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन के परिणाम की घोषणा, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा, यानी कि अब रिजल्ट अनाउंस होगा। और रिजल्ट में 296 जो सीट हैं उनमें से 208 किसको मिलेंगी? आईएनसी को। 73 किसको मिली? मुस्लिम लीग को। अब भैया इसके पेट में होगा दर्द। अब ये परेशान, क्योंकि ये फिर से इलेक्शन में हार गई है। और आपका बाकी कितनी? 15। तो ये जो 15 सीटें हैं इनके बारे में भी जरा ध्यान से सुनो। जो 15 सीट हैं ये 2 जगह पर डिवाइड करो। इनमें से आपकी जो 7 सीट हैं, 7 सीट ये किसको मिलेंगी? छोटे समूहों को।
छोटे समूह मतलब उस टाइम पे कुछ छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी, तो सब 7 पार्टी थी, सातों को एक 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 सीट यहां पर मिल गई। और अगर हम बात करें तो 8 सीट किसको मिलेंगी? इंडिपेंडेंट मेंबर यानी कि निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय सदस्य जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर्स। और यहां लिख देना इंग्लिश में स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स। तो ये 15 सीटें यहां बट गई। तो सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? मैम आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास हैं। और कौन गुस्सा होगा? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का नाटक सुनो। ये क्या कह रही है? फिर से नोट लिखो। ये कह रही है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग इसने कहा कि मैं निर्वाचनों का, लिखना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पश्चात, घोषणा के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचनों का बहिष्कार, निर्वाचनों का बहिष्कार। यानी ये कह रही है कि मैं इन इलेक्शन को नहीं मानती, ये गलत है, ये सही इलेक्शन नहीं है। लेकिन अब ये कुछ भी कहे, संविधान सभा तो बन चुकी। तो अब आपका प्रश्न आएगा कि ये जो संविधान सभा हम बना रहे हैं, संविधान सभा का गठन कब हो गया था? तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर अगर हम बात करें तो अगला क्या होगा? अगला प्रश्न होगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हो गया? लिख देना 6 दिसंबर 1946 को, यानी 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है। और अगला अगर हम बात करते हैं, लास्ट लिखेंगे तो आपको नोट डाल के 2 बातें लिखनी हैं। जैसे संविधान सभा का निर्माण, निर्माण लिख देना कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ, कैबिनेट मिशन के अनुसार। यानी कि इस कैबिनेट मिशन ने ही हमें एक जो है योजना दी कि कैसे संविधान सभा बनेगी। तो कैबिनेट मिशन के लिख देना, यहां छूट गया है, के अनुसार। लेकिन संविधान सभा के निर्माण की बात ऐसे लिखना, संविधान सभा के निर्माण की बात, संविधान सभा के निर्माण की बात, निर्माण की बात, निर्माण की बात सबसे पहले, सबसे पहले स्वीकार, सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने स्वीकार करी, क्रिप्स मिशन ने स्वीकार करी, क्रिप्स मिशन ने स्वीकार की। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसने स्वीकार तो की थी, लेकिन कैसे बनेगा ये नहीं बताया। तो अब तुम्हारी संविधान सभा बन गई और कल की क्लास में तुम्हें लिखवाऊंगी संविधान का निर्माण, और उसी में बताऊंगी कितनी महिलाएं थी, कितने एससी थे, कितने एसटी थे, कितनी बैठक हुई, सब कुछ लिखवाऊंगी। थोड़ा सा प्रश्नों का उत्तर दे दो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तुम्हें कितना याद हुआ। बताओ, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन, पहले इससे रिलेटेड प्रश्न बताओ, दिल्ली कब आया? बताओ, दिल्ली कब आया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसका अध्यक्ष कौन था? तीसरा प्रश्न, जब ये मिशन भारत आया
तो वायसराय कौन था? चौथा प्रश्न, नौसेना मंत्री कौन थे? नौसेना मंत्री, इस मिशन में उसका क्या नाम था जो नौसेना मंत्री था? चलो बताओ जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर। बहुत बढ़िया, आंसर आया है देवेंद्र प्रकाश का। मैम 24 मार्च 1946। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अगला प्रश्न अंतरिम सरकार से रहेंगे। अंतरिम सरकार, बता देना, बताना कि घोषणा कब हुई, बताना कि गठन कब हुआ, बताना अध्यक्ष कौन था, बताना कि सदस्य कितने थे। ये सब आपको बताना है। देखते हैं। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न भी बोर्ड पर है। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? मैं कैबिनेट मिशन वाले आंसर दो पहले। कैबिनेट मिशन वाले, बेबेल अध्यक्ष था, पिटाई होगी तुम्हारी बहुत ज्यादा। अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। बेबेल कौन था? वायसराय। बहुत बढ़िया। नौसेना मंत्री कौन था? जो नौसेना मंत्री था वो इसमें सदस्य बनकर आया था, बताओ कौन था नौसेना मंत्री? कौन था? एबी अलेक्जेंडर। बहुत बढ़िया, जो इसमें सदस्य बनकर आया था एबी अलेक्जेंडर। देख लो, अब तुम ही बता रहे हो सारे आंसर। ये चीज ये दर्शाती है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है। बहुत बढ़िया मैम, घोषणा 24 अगस्त 1946। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, गठन कब हुआ? गठन, हाँ, टोटल सदस्य इसमें 3। बहुत बढ़िया, 3 सदस्य थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, ये रिपीट ही तो हो रहा है क्वेश्चन, और किस लिए कराए जा रहे हैं? इसीलिए तो कि तुम्हें रिवीजन हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए जल्दी से, गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है मैम। गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे इसमें? अध्यक्ष कौन था? मैम बेबेल था। सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? सदस्य बताओ कितने थे? बहुत सही, बहुत सही। अंतरिम सरकार में सदस्य कितने थे? और यह भी बताना कि अंतरिम सरकार का अंत कब हुआ था? अंत यानी ये खत्म कब हो गई थी? अंतरिम सरकार में सदस्य, बहुत बढ़िया, 15। वेरी गुड। मुस्लिम लीग के कितने थे? 5। अंतरिम सरकार का अंत कब हो गया? बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। बहुत सही, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त 1947, ये भी बहुत बढ़िया आंसर आया है। 15 अगस्त 1947। उसके बाद आपको बताना है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? आपको बताना है सीट, कुल सीट कितनी थी? आपको बताना है देसी रियासतों की सीट कितनी थी? देसी रियासतों की सीट कितनी थी? ये सब रिवीजन है। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर था? बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। ये 3 प्रश्न करेंगे बस, बाकी कल की क्लास में। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 लाख, बिल्कुल सही। 10 lakhs पर था, बहुत सही। सीटें कितनी थी? कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें कितनी थी? 389। बहुत बढ़िया। देसी रियासतों को कितनी सीटें मिली थी? देसी रियासतों को कितनी सीटें मिल गई थी? बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। कितनी सीटें? 93। वेरी गुड बच्चों। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आज आपको जो स्पीड पढ़ाई गई है उससे समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।